तो फिल्म की शुरुआत में एक जख्मी लड़की घबराई हुई जंगलों से भागते हुए एक घर के अंदर आती है। जैसे वो आई थी घर उसी का लग रहा था और वो जाकर बेड के नीचे छुप गई। उसे डर लग रहा था। एक औरत उसके पीछे पड़ी हुई थी जो दरवाजा खटखटाकर कहती है, गायत्री बाहर आओ। आखिर दरवाजा खुल भी जाता है और गायत्री बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन दरवाजा खोलने वाली औरत गायत्री को ढूंढ नहीं पाती और बाहर चली जाती है। गायत्री ने सुकून का सांस लिया, पर ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए था। अचानक से एक शैतानी हाथ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अगले ही पल दिखाया गया कि कोई अजीब सी पावर गायत्री को घसीट कर जंगल में वापस ले जाती है। सीन कट होकर हमें दो लोगों को चेस खेलते दिखाया जाता है। इसमें से आदमी को तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन सामने वाली लड़की को नहीं। आदमी कहता है कि मिस गायत्री अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, पता नहीं सब ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। तब सामने वाली लड़की कहती है, तुम्हें सब्र करना होगा। तो आदमी उससे पूछता है, कितना सब्र? 20 साल हो गए इंतजार करते हुए। ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे यह भी नहीं बताया गया। सीन यहीं से कट होकर हम देवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है। अपना घर चलाने के लिए वो इंटरनेट सप्लाई का काम करती है। उसकी मॉम मेंटली स्टेबल नहीं है और उसका ज्यादा वक्त उनका ध्यान रखने में निकल जाता है। देवी की मॉम हमेशा उसे यही कहती रहती थी कि एक दिन वो आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, मुझसे दूर कर देंगे। तब देवी उन्हें गले लगाती है और कहती है, यहाँ कोई नहीं आ रहा। मॉम देखें, बचपन से आप ये कहती आ रही हैं कि वो हम दोनों को ले जाएंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं लेने आया और आज भी नहीं आएगा। उसकी मॉम अब उसके भाई के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। घबराहट में वो अपने भाई को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। सीना बताता है कि मैं अपने बॉस धर्म के साथ हूँ और नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। हालांकि वो झूठ बोल रहा था, वो अपने बॉस की वाइफ के साथ था और ये काम वो ज्यादा पैसों के लिए करता था। लेकिन आज से शायद ये खत्म हो जाता, क्योंकि उसके बॉस की वाइफ ने उसे बताया कि तुम्हारे बॉस को सब पता चल गया है। जैसे ही अब सीना घर आता है तो देवी उसे बहुत डांटती है, क्योंकि उसके हमेशा घर आने से उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाया करती थी। फिर सुबह होते ही देवी अपने काम पे चली गई। उसे इंटरनेट कनेक्शन लगाना था आज पुलिस स्टेशन में, लेकिन इंस्पेक्टर मना कर देते हैं कि वो देवी से इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि देवी के भाई ने उसकी वाइफ के साथ अफेयर रखा था और इसी चीज का गुस्सा उसने देवी से निकाल दिया। खैर अब रात का वक्त दिखाया जाता है। देवी अपनी मॉम के साथ सो रही थी। अचानक उसे अपने पर्दे पे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन अचानक से दो नकाबपोश आदमी उसके घर दाखिल हो गए। उनमें से एक आदमी देवी को बांध देता है और दूसरा आदमी उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। इतने में ही सीना के बॉस की कॉल आती है इन अनजान लोगों के पास और वो इनसे सीना के बारे में पूछता है। तो वो बताते हैं कि सीना घर पे नहीं है। देवी समझ गई थी कि उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है सीना की वजह से ही हो रहा है। अब धर्म अपने आदमियों से कहता है, सीना नहीं है तो उसकी मॉम को मार दो, ताकि उसे पता चले कि उसने किया क्या है। अपने बॉस के कहने के मुताबिक वो लोग सीना की मॉम को बाथटब में डुबाकर तड़पा कर मार देते हैं। देवी भी चुपचाप अपनी मॉम की मौत का तमाशा देखती रही। सुबह होने पर पुलिस तो उनके घर आई, लेकिन इंस्पेक्टर तो खुद सीना का बॉस था, एक पावरफुल पैसे वाला आदमी। उसके ऊपर कोई केस नहीं बना, वो किसी मुश्किल में नहीं आया, लेकिन इनकी लाइफ तबाह हो गई। देवी अब अपना सारा गुस्सा सीना के ऊपर निकाल रही थी। वो सीना को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसा भी करती तो वो खुद किसके पास रहती। उसके पास उसके भाई के अलावा कोई भी नहीं था। रात में देवी उदास होकर अपनी मॉम का सामान चेक करने लग जाती है, जिसमें उसे पुरानी फोटोज में मिली। एक पिक्चर में उसके डैड भी थे और यहाँ हमें देखने को मिला कि उसके डैड और कोई नहीं बल्कि मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले मिस्टर अगन थे, जो किसी औरत के साथ चेस खेल रहे थे। अभी वो यही पिक्चर्स देख रही थी कि अचानक से उसके कमरे की लाइट चली गई। उसे बहुत अजीब फील हुआ। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उसकी मॉम बैठी हुई थी, जिन्हें देखकर वो डर गई, क्योंकि उसकी मॉम तो मर चुकी थी। अचानक ये लाइट आ गई और उसकी मॉम वहाँ से गायब हो गई। इसीलिए देवी को लगा कि जो कुछ उसने देखा है वो उसका वहम है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि अब मिस्टर अगन यानी देवी और सीना के डैड इन लोगों से मिलने के लिए आए थे, लेकिन देवी उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सालों पहले वो उन्हें छोड़ चुके थे और उनकी वजह से इन लोगों ने बहुत मुश्किल लाइफ गुजारी। मिस्टर अगन अपने बच्चों को लेने के लिए आए थे, लेकिन देवी जाने को तैयार नहीं थी। पर सीना जानता था कि उन्हें अपने डैड के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ उसने किया था उसकी वजह से उसकी मॉम तो मरी ही थी, उसकी जॉब भी चली गई थी। अब पैसे उनके पास थे नहीं, ये घर चलता कैसे। फिलहाल के लिए मिस्टर अगन वापस चले जाते हैं, सीना से ये कहते हुए कि तुम अपनी बहन को समझाना, मैं फिर तुम्हें लेने आऊंगा। रात हो गई थी। देवी सोने के लिए चली गई, लेकिन अचानक उसे बाहर से टैप के चलने की आवाज आई। उसे लगा शायद सीना टैप खुली छोड़ गया है। उसने बाहर जाकर एक टैप बंद की तो अंदर वॉशरूम से दूसरी टैप खुलने की आवाज आ गई। इस मर्तबा टैप की आवाज के साथ साथ उसकी मॉम की आवाज भी आ रही थी, जो काफी डरावनी थी और डरी हुई भी लग रही थी। उसकी मॉम देवी से कहती है, देवी मुझे बचा लो। देवी जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलती है तो उसे अपनी मॉम की लाश बाथटब में नजर आती है। अगले ही पल जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसकी मॉम ने आकर उसका चेहरा पकड़ लिया और इस टाइम वो खुद भी काफी भयानक दिख रही थी। वो चीख चीख कर देवी का मुंह पकड़ के कहती है, देवी मुझे बचा लो, मैं खतरे में हूँ। और इसी खौफ से देवी की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब देवी का एक ख्वाब था
उसकी चीख सुनकर सीना भी कमरे में आया और उसे समझाने लगा, देखो देवी, हम इस घर में नहीं रह सकते। ये घर हमारी मॉम की यादों से भरा है, हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। देवी की जो दिमागी हालत हो गई थी उसे देखते हुए वो भी मान गई। अगले सुबह को मिस्टर अगुन अपने बच्चों को लेने के लिए आ जाते हैं। चुपचाप सीना और देवी अपना सामान रखकर उनके साथ चल पड़ते हैं। खैर अब ये लोग घर पहुँच जाते हैं और घर पहुँचने पर मिस्टर अगन यानी इनके डैड इनको मिलवाते हैं एसटी से, जो इनके घर की मेड थी और सारा काम संभालती थी। अंदर जाकर ये लोग अपनी ग्रैंड मदर मिस गायत्री से मिलते हैं और ये वही गायत्री है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था लेकिन फिर भी वो जिंदा थी। खैर खाना खाने का टाइम आ जाता है और गायत्री इनको अपने घर का ट्रेडिशन बताती हैं कि उनका घर और उनका सारा कारोबार पीढ़ी दर पीढ़ी औरतें ही संभालती हैं और औरतें ही संभालती आई हैं और औरतें ही फैमिली को भी लीड करती हैं। गायत्री बताती हैं कि मेरे बाद देवी ये सब तुम्हें संभालना होगा। खैर दिखाया जाता है कि रात में सीना इस पूरे घर को एक्सप्लोर करने लग जाता है। एक्सप्लोर करते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर बहुत सारी अजीबोगरीब पिक्चर्स को पिन किया हुआ था और इनमें से तो कुछ औरतों के मुंह पे क्रॉस का निशान भी बनाया गया था। एकदम से इसी दीवार के साथ लगा दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा, ऐसे जैसे उसके अंदर कोई हो। इससे पहले कि सेना उसे खोल लेता, यहाँ पर एसटी आकर उसे रोक देती है और बताती है कि ये उसकी ग्रैंड माँ का सीक्रेट रूम है और इसे खोलना मना है। रात में अब हमें देवी को दिखाया गया। वो जब अपने गाने सुन रही थी तो गानों में ही उसे किसी की विस्पर सुनाई दी। उसने डर कर अपना म्यूजिक बॉक्स ही बंद कर दिया। फिर उसे अपनी खिड़की के पीछे कोई दिखाई देने लगा। उसने जब गौर किया तो ये उसकी मॉम थी। वो डर गई। मॉम का चेहरा जख्मी था और बहुत ही डरावना दिख रहा था। वो इसे अपना वहम समझती है और ब्लैंकेट में मुंह करके जब वो बाहर निकालती है तो देखती है कि उसकी मॉम अपने टेढ़े मेढ़े जिस्म से चलती हुई उसके करीब आ रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने ब्लैंकेट अपनी आंखों पे ही रख के रखा। थोड़ा सा हटाकर वो चेक करती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी मॉम उसके बेड के बिल्कुल करीब आ गई और आखिर में बस हमने देवी की चीख को सुना। अगली सुबह गायत्री देवी और सेना को लेकर अपने फार्म हाउस आती है। उन्होंने देवी को बताया कि कैटल फार्मिंग हमारा फैमिली बिजनेस है। यहाँ पर पहली मर्तबा देवी ने एक कैटल को ज़िबा होते देखा। ये देखकर उसे अजीब से हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे लगा जैसे इस कैटल की जगह उसकी मॉम आकर लेट गई है और उसकी मॉम के गले पे छुरी रख के उन्हें ज़िबा कर दिया गया और खून की एक बड़ी फुहार निकली। अपने इसी हेलुसिनेशन से उसे वॉमिटिंग भी होने लग गई। गायत्री और एसटी ने उसे संभाला। इसके बाद गायत्री यहाँ पर काम करने वाले मिस्टर जाका से देवी को मिलवाती है, जो अब देवी को सारा काम समझाने वाले थे। रिपोर्ट्स पढ़ते हुए जाका ने बताया कि पिछले 3-4 सालों से पता नहीं क्यों लेकिन हमारा बिजनेस लॉस में है। देवी ने बिजनेस की हिस्ट्री पढ़ना शुरू की तो उसे पता चला कि उसकी ग्रैंड माँ गायत्री 1935 से इस बिजनेस को हैंड ओवर किए हुए थी। ऐसा कैसे पॉसिबल था? क्या वो 100 साल से भी ज्यादा बुढ़ी थी? इतनी बुढ़ी तो वो दिखती भी नहीं थी। खैर अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गायत्री और एसटी बात कर रहे थे। एसटी ने गायत्री को बताया कि इन दोनों के आ जाने से कैटल फार्म काफी अच्छा हो गया है। कैटल्स की सेहत भी बेहतर हो गई है, लेकिन अब आपकी सेहत खराब होती जा रही है। हमें और देरी नहीं करनी चाहिए इनहेरिटेंस के प्रोसेस में। बाहर से गुजरते हुए सेना को उनकी बातें मशकूक लगी तो वो सुनने लग गया, लेकिन गलती से उससे कुछ गिर गया तो एसटी को उसके बाहर होने का पता चल गया। इससे पहले कि एसटी देखती वो कमरे के साइड पर छुप जाता है। सेना जल्दी से अपनी बहन देवी के पास आता है और उन्हें बताता है कि ग्रैंड माँ बीमार है और वो इनहेरिटेंस की भी बात कर रही थी। मुझे लगता है यहाँ कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन देवी उसे रिलैक्स करते हुए कहती है उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। देखो वो 1935 से वो कैटल फार्म चला रही हैं। बूढ़े लोग बीमार हो ही जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं। खैर वो यहाँ से तो चला जाता है, लेकिन बाहर जाकर देखता है कि उसके डैड से सीक्रेटली उनकी फैक्ट्री का मैनेजर मिलने के लिए आया था। इधर देवी भी किचन में अपनी चाय बनाने के लिए चली गई और जब वो चाय बना रही थी तभी उसे विंडो में से किसी की अजीब विस्परिंग की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर विंडो में देखा तो वहाँ उसकी मॉम थी, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह डर गई और जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि वहाँ एसटी थी, जिसे एक मर्तबा पे ना पहचानने की वजह से उसने चीख मार दी। खैर एसटी ने उसे रिलैक्स किया और पूछा क्या बात है। उसने एसटी को कुछ नहीं बताया, उल्टा एसटी से ही सवाल कर लिया कि क्या गायत्री ग्रैंड माँ 1935 से वो फैक्ट्री चला रही है। एसटी ने हैरान होकर पूछा तुम्हें ये बात किसने बताई? तो उसने बता दिया कि मुझे जाकर ने ये बात बताई। एसटी ने कहा किसी की बातों पे यकीन मत करना, तुम्हारी ग्रैंड माँ से, तुम्हारे डैड से और उनके बिजनेस से बहुत लोग जेलस हैं। ऐसी उटपटांग की अफवाहें फैलाते रहते हैं वो। एसटी उसे मशवरा देकर जाती है अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम अपनी ग्रैंड माँ से आकर पूछना। अब एसटी भागते हुए गायत्री के पास आती है और कहती है हमारे पास टाइम नहीं है, जाका और अगन ने अपना प्लान शुरू कर दिया है, हमारे पास वक्त कम है, हम ऑलरेडी 20 साल इंतजार कर चुके हैं, हमें जो करना है अभी करना होगा। तब गायत्री ने कहा नहीं, मुझे इस सब के लिए 2 दिन और चाहिए। आखिर यहाँ क्या खिचड़ी पक रही थी, इसकी मिस्ट्री लास्ट में ही खुलेगी। यहाँ ऑफिस में जाका को पता चलता है
कि आज उनके ऑफिस में छुट्टी थी क्योंकि गायत्री ने अपने घर पे अपने बच्चों के आने की खुशी में कोई इवेंट प्लान किया था। ये सुनकर जाका अलर्ट हो गया और उसने फौरन मिस्टर अगन को कॉल करके ये सारी बात बताई कि गायत्री और एसटी अपना प्लान करने में लगे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फैक्ट्री से सेना को लेने के लिए उसके डैड आए थे। वो उसे गाड़ी की चाबी देते हुए कहते हैं कि तुम इसे ड्राइव करना, मैंने ट्रंक में तुम्हारे लिए कुछ रखा है, उसे आज नहीं कल निकाल लेना, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे से एक वादा चाहिए। ये वादा क्या था ये हमें नहीं सुनाया जाता। घर पे दिखाया जाता है कि डेवी ब्रश कर रही थी, तभी उसे अपने पीछे वॉशरूम में कोई ब्लैक चीज खड़ी नजर आई। वो डर गई, उसने पीछे देखा तो वहाँ एसटी थी जो उसे कहती है आपको आपकी ग्रैंडमा बुला रही है। मेनवाइल हम देखते हैं कि एसटी और मिस्टर अगन दोनों ही चेस खेलने के लिए बैठ गए थे। यहाँ गायत्री देवी से काफी सारी बातें कर रही थी, जैसे उसकी आदतों के बारे में, उसके गाने सुनने के बारे में। वो उसे अपनी भी म्यूजिक कलेक्शन दिखाती है और यहाँ एक गाना प्ले करके उसके साथ डांस करने लग जाती है। देवी सबसे काफी खुश थी, लेकिन अचानक से गायत्री बेहोश होकर गिर गई और बाहर हमें दिखाया गया कि मिस्टर अगन एसटी से चेस हार गए। उसके बाद एसटी जब कमरे में आई तो गायत्री उन्हें बेहोश मिली। देवी और एसटी ने मिलकर उन्हें बेड पे लटा दिया। देवी ने पूछा इन्हें क्या हुआ है, तो एसटी ने बताया ये बीमार है और अक्सर ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो जाती है। यहाँ पर एसटी उसे ये भी बताती है कि गायत्री के मरने के बाद उसे ही पूरे फैमिली को लीड करना है और बिजनेस भी चलाना है। सीन कट होकर हम देखते हैं कि जाका दोबारा मिस्टर अगन से मिला है और उनके पास इस टाइम एक बॉक्स है। जाका ने उससे पूछा ये सब करना इतनी जल्दी ही क्यों जरूरी है, तो मिस्टर अगन ने कहा तुम नहीं देख रहे ये सारी चीजें कितनी जल्दी बदल रही हैं। केटल फॉर्म की हालत उनके आते ही कितनी बेहतर होने लगी। असल में मेरे दोनों बच्चों के आते ही मेरी मॉम के अंदर का डीमन जाग गया है। यानी यहाँ सारी मूवी का ट्विस्ट रिवील हो रहा है। असल में गायत्री के अंदर एक डीमन था। बार बार देवी को जो चीज नजर आती थी वो इस घर में रहने वाला डीमन ही था और ये एंटिटी इस खानदान की सिर्फ औरतों के अंदर ही रहता है। जैसे पहले गायत्री के अंदर रह रहा था और गायत्री के बाद अब ये देवी के अंदर जाएगा, क्योंकि बार बार गायत्री और एसटी से यही कहते थे कि इनहेरिटेंस को तुम्हें ही संभालना है। साफ समझ आ गई थी सब कि अब गायत्री के अंदर जो डीमन था वो देवी की बॉडी में जाना चाहता था। जब से देवी यहाँ आई थी गायत्री की तबीयत खराब रहने लगी थी, क्योंकि डीमन उसे अंदर से खाने लगा था। उसे अब एक नई बॉडी, एक जवान बॉडी चाहिए थी। एसटी भी गायत्री के साथ इन रिचुअल्स में मिली हुई थी, लेकिन अगन और जाका नहीं। अगन और जाका तो इस सब को रोकना चाहते थे। अगन अपने बच्चों की जान बचाना चाहता था। हम देखते हैं कि अगन अपने पास वो सीक्रेट बॉक्स लेकर घर आ गया है। इस सीक्रेट बॉक्स के अंदर एक अजीब सा चाकू है जो काफी पुराना लग रहा है और साथ ही उसकी और उसकी मॉम की पिक्चर्स। यहाँ वो रोने लग जाता है और हमें उसके इरादे पता चलते हैं कि वो अपनी मॉम को पोसेस हालत में मारना चाहता था ताकि उसके साथ उसका डीमन भी मर जाए और देवी और सेना को कुछ ना हो। अब इससे पहले कि मिस्टर अगन अपना प्लान पूरा कर पाते, एसटी उससे पहले ही आकर उसकी गर्दन में स्टैब करते हुए उसे जान से मार देती है और फिर उसकी लाश को घसीटते हुए कहीं दूर ले जाती है। फिर सुबह हो जाती है और हम जाका को देखते हैं जिसे सुबह सुबह मिस्टर अगन ने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ आकर उसने क्या देखा कि मिस्टर अगन की लाश लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन उनके गले पे चाकू का भी निशान था। इतने में ही बाकी सारा स्टाफ भी आ गया और उन्होंने जाका को मिस्टर अगन के पास देखा और जाका को ही किलर समझ लिया। वो सब जाका के पीछे भागने लगे और जाका अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया। इतने में सेना और देवी भी आ चुके थे जो सब लोगों से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई नहीं बताता तो खुद अंदर जाकर वो अपने डैड की मुर्दा लाश देखकर टूट जाते हैं। अभी वो अपनी मॉम के गम से बाहर नहीं निकले थे कि उनके डैड भी मर गए। सेना बिल्कुल टूट चुका था। वो देवी से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर देवी उससे कहती है नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सेना उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन देवी उसकी एक नहीं सुनती। इतनी देर में एसटी सेना के पास आकर सेना को बताती है कि ये सब कुछ जाका ने किया है। वो एसटी की बात ही सुन रहा था कि उसे किसी अननोन नंबर से मैसेज आ गया कि मुझे स्लॉटर हाउस में अकेले मिलो। सेना भी यहाँ से चला गया और अब हमें देवी को उसके रूम में दिखाया गया। वो अपने मॉम डैड की पिक्चर लिए फूट फूट कर रो रही थी और तभी उसे अपने पीछे से अपनी मॉम की आवाज सुनाई दी। उसने सोफे पे देखा, उसकी मॉम बहुत अच्छी हालत में बैठी हुई थी और बस यहीं पर वो टूट गई। वो अपनी मॉम के पास गई और उनका हाथ पकड़कर वो रोने लगी। उनकी गोद में सर रखकर वो उनसे शिकायत करने लगी कि आप यहाँ से क्यों चली गई। और हमें दिखाया गया कि असल में उसने सर अपनी मॉम की गोद में नहीं रखा था, बल्कि उसने सर रखा हुआ था एक डीमन की गोद में। असल में ये वही डीमन था जो देवी को पोसेस करना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि सेना को और किसी ने नहीं बल्कि जाका नहीं बुलाया था, जो उसे सारी हकीकत बताने की कोशिश कर रहा था, उसके घर में चलने वाली मिस्ट्री को बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सेना अब सुनने को तैयार नहीं था। उसे भी यही लगता था कि मिस्टर अगन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि जाका ही है। इससे पहले कि वो उसकी पूरी बात सुनता,
वो उसी को स्टैप करके मार डालता है और मरता हुआ जाका उसे ये बताता है कि जाकर तुम अपना ट्रंक खोलो। ये बात तो उसके डैड ने भी कही थी और अब उसे रियलाइज हुआ कि उसने काफी गलत कर दिया था। फौरन घर जाकर सेना वो ट्रंक खोलता है, जिस ट्रंक में एक बुक थी जिसका नाम था द प्रॉफिट इनहेरिटेंस। इस किताब में उनकी फैमिली की सारी हिस्ट्री थी। उस रिचुअल के बारे में भी बताया गया था जो रिचुअल काफी सालों से इनकी फैमिली करती आ रही थी। इधर सीन कट होकर हम देवी को देखते हैं जो गायत्री के पास घबराई हुई गई है। वो उनसे कहती है, मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ, मुझे अपनी मॉम दिखाई देती है। काफी मर्तबा तो वो डरावने रूप में दिखाई दी, लेकिन आज वो काफी नरम दिल दिख रही थी। यहाँ गायत्री उसकी बात काटते हुए देवी से पूछती है, क्या तुम अपनी मॉम से मिलना चाहती हो? मुझे एक रिचुअल आता है जिससे तुम अपनी मॉम को मिल लोगी, लेकिन ये थोड़ा सा तकलीफ दे है। देवी ने कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं बस अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ। उसके कहते ही गायत्री ने अपना एक चाकू निकाल लिया और अपने हाथ पे कट लगा लिया। अपने हाथ पे कट लगाने के बाद गायत्री ने देवी को भी ऐसा ही करने को बोला और देवी ने भी कट लगा लिया, जिसके बाद गायत्री ने देवी से हाथ मिला लिया। बाहर से ना ये सारा रिचुअल पढ़ रहा था। किताब में लिखा था कि ऐसा करने से वो एंटिटी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में चली जाएगी और ये रिचुअल तभी शुरू होगा जब फैमिली में एक नई पीढ़ी में औरत आएगी और वो देवी थी जो अब आ चुकी थी। सेना सब समझ गया था, उसकी बहन की जान खतरे में थी। उसने ये भी पढ़ लिया था कि रिचुअल पूरा होने के बाद उसके भाई को सैक्रिफाइस के तौर पर मार दिया जाता है। उसे अपनी जान की फिलहाल परवाह नहीं थी, लेकिन वो देवी को बचाना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि अब तक देर हो चुकी है। गायत्री ने अपना रिचुअल कर दिया है। सेना अब देवी को पागलों की तरह घर में ढूंढ रहा था। देवी उसे उसके कमरे में नहीं मिलती तो वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर देवी बेहोश थी। इर्द गिर्द अब चारों तरफ खून ही खून था। सेना परेशान हो गया और देवी को उठाकर इस घर से दूर भागने के लिए निकला। इससे पहले कि वो गाड़ी से यहाँ से निकल जाता, पीछे से एसटी आकर उसके सर पे वार कर देती है और वो भी यहीं बेहोश हो जाता है। इन्हें जब होश आया तो ये लोग सफेद रंग के कपड़ों में थे और एसटी भी उसी जैसे कपड़ों में थी। और यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील हुआ कि एसटी इनकी नहीं बल्कि डीमन की सर्वेंट थी। वो डीमन की पूजा करती थी और डीमन के लिए ही काम करती थी और डीमन के लिए ही वो अब इस रिचुअल को परफॉर्म करने वाली थी और सेना का सैक्रिफाइस देने वाली थी। देवी पूरी तरह होश में नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसने देखा कि एसटी के हाथ में एक चाकू है, जिससे उसने जाकर उसके भाई का यानी सेना का गला काट दिया और उसका सारा खून एक ग्लास में भरकर वो देवी के पास ले आई। देवी का मुंह पकड़ते हुए जबरदस्ती ये सारा खून उसने देवी के मुंह में उंडेल दिया। ऐसा करने के बाद देवी देखती है कि यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारी लेडीज थी, कि सारी लेडीज इसी फैमिली की थी और इस टाइम ये सारी मिलकर रिचुअल कर रही थी। इन सब को नस्ल दर नस्ल डीमन ने अपना गुलाम बनाकर रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एसटी अपना कुछ मंत्र पढ़ने लगी है। उसके मंत्र पढ़ते ही सामने मौजूद गायत्री उसकी मॉम की शक्ल में आ जाती है। उसके इमोशनल ब्रेक होते ही हम देखते हैं कि कोई काला धुआं उसके मुंह के अंदर चला गया है। असल में डीमन उसे इमोशनली कमजोर करके अब उसकी बॉडी में कब्जा जमा चुका था। मतलब रिचुअल पूरा हो चुका था। देवी अब डेविल की बन चुकी थी और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।